Hello students, good morning everyone. Chapter Ray Optics and Optical Instruments, lecture number 9 for class 12th. और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मेरे पास सेंड की हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे होंगी या इनमें प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में, तो वही प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं आई तो फिर इजी और हार्ड क्या करेगी। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ गिवन है लाइट की इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम in air, enters a medium with refractive index 1.5, enters a medium with refractive index 1.5. What will be the frequency and wavelength of light in that medium? What will be the frequency and wavelength in that medium? ठीक है, तो ये तो आपको पता है एक चीज़। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है लाइट की, किस में, एयर में। एयर में अगर वेवलेंथ गिवन है तो स्पीड हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब बात आ गई ये कि एक तो है वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में और हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हमें बदलना होता है किस में, मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10⁻⁻10 से। तो विच इज इक्वल टू 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। अब ये 3 जीरो हैं इधर, तो इसके 3 पावर कम कर देंगे, यानी 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, 6 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये दो डाटा हमारे पास गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी गिवन है। अब हमें निकालना है म्यू डैश। तो अब देखिए, मैं आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, देखें। चलिए, सबसे पहले हमें पता है फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम एंड फ्रीक्वेंसी इन मीडियम ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। विच इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा, विच इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻⁻7। यहाँ से क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी, यहाँ से क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम यहाँ से, वैसे उसने पूछा था, चलो फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम आ गई। इसको सोल्व करके लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद फॉर्मूला हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी। एक तो sin I अपॉन sin R की फॉर्म में, एक आपकी स्पीड की फॉर्म में, और एक वेवलेंथ की फॉर्म में। तो वेवलेंथ क्या आई थी, वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। तो हमें निकालना म्यू डैश, क्या है, सॉरी, लैम्डा डैश, विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में म्यू। लैम्डा की वैल्यू अपने पास ये रही, लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁻7 और म्यू आपके पास है 1.5। इसको सोल्व करके लिख दोगे तो आपके पास लैम्डा डैश आ जाएगा। क्लियर है। एक तो क्वेश्चन आपका ये आया था, बहुत ईजी सा है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बता भी दिया था आपको, वही यूज हुआ है इसमें। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो मैं पढ़ रहा हूँ।
तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेस्ट्स इन द बॉटम ऑफ ए टफ ऑफ वाटर, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वाटर सरफेस एट एन एंगल 50 डिग्री passes through water into glass. Calculate the angle of refraction in glass given that mu for water is 4/3 and that for glass is 3/2. चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन डाटाज हैं वो नोट कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड refractive index of water and glass, refractive index of water is equal to 4/3 and refractive index of glass is equal to 3/2 is equal to 3/2। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास दो सरफेसेस बन गए, दो सरफेसेस बन गए। तो मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके लिए डायग्राम बना देता हूँ, उसके लिए क्या बना देता हूँ डायग्राम। ये टफ ऑफ वाटर है, इसके अंदर क्या रख दिया इसने, एक गिलास रख दी है इस तरह से। सपोज ये वो गिलास बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे तो ये अपने पास वो ग्लास स्लैब है और बाकी पार्ट में यहाँ पे वाटर है। ये एक बड़ा इंटरफेस, एक इंटरफेस बन गया ये और दूसरा इंटरफेस बन गया ये, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे, ये गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 50 डिग्री, 50 डिग्री। व्हेन रे ऑफ लाइट, ये क्या है एयर, ये क्या है वाटर, ये क्या है गिलास। तो वाटर का एयर से तो ज़्यादा ही होता है, म्यू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन mu a, means this one is denser and this one is rarer. When a ray of light goes from rarer to denser medium then it bends towards the normal, हल्की सी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। किसकी तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो यहाँ पे बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा नॉर्मल डाल लेंगे, ठीक है। अगर फिर दोबारा नॉर्मल डाल लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हुई पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका सेम। तो ये क्या रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इसके लिए इंसिडेंट एंगल और इसका क्या है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद अब फिर दोबारा वाटर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ पे भी जा रही है ये आपकी रेयर टू डेंसर। यहाँ पे अब की बार कहाँ जा रही है, फिर दोबारा रेयर टू डेंसर। यहाँ भी रेयर टू डेंसर आई थी और फिर रेयर टू डेंसर जा रही है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज ये इस तरह से आपकी बेंड हो गई। यहाँ पे इसको कहाँ आना था, यहाँ, यहाँ पे इसको कहाँ आना था, यहाँ। तो ये अपने पास बन गया है डायग्राम, ये अपने पास क्या बन गया है डायग्राम। तो ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, लेकिन इसको नाम R1 दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, R1। तो अब जो डाटा इसमें निकालना है हमें वो क्या है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। ये R1 निकालना है। क्या निकालना है हमें, R1। भाई R1 तो जब निकलेगा जब मेरे को ये पता चल जाएगा, R पता चलेगा। डेफिनेटली R1 से पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके पास बन गया है। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। इसको P नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ क्यों। इस P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अपने पास बनेगा म्यू A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन 50 is equal to refractive index of water into sin R, into sin R. Solve this for sin R. Sin R is equal to, ये म्यू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। म्यू A तो 1 हो गया ना, तो यहाँ पे चलो मैं लिख ही देता हूँ म्यू A अपॉन में म्यू W एंड इधर आपका
इधर आया है ना, तो ऊपर साइन 50 रह जाएगा, साइन 50 डिग्री। तो अब अपने पास गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो वहाँ पे 1 करना है तो क्या जाएगा 3/4, क्या जाएगा 3/4। तो साइन आर इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 50 की वैल्यू, इसके लिए आपको टेबल मिलती है, इसके लिए क्या मिलती है, टेबल मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद तो इतनी वैल्यू रहती नहीं है, हम कहीं किसी को भी नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको टेबल मिलेगी, उस टेबल में देख के इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई है, सपोज एक्स आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ गया है, एक्स आ गया है, आर इज इक्वल टू क्या कर दिया है मैंने, एक्स, ये जो एंगल है। अब फिर दोबारा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। आर की वैल्यू क्या आ गई थी, एक्स आ गई थी, तो मैंने वहाँ पे क्या रख दिया, एक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन आर डैश, साइन आर डैश। नाउ सोल्व दिस फॉर साइन आर डैश, साइन R1, साइन R1 इज इक्वल टू, ये आपका इसके नीचे आ जाएगा, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू जी इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब अपने पास गिवन है वैल्यूज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एज इट इज रख देते हैं, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये आ जाएगा 2/3, है ना, 1 इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इनटू साइन एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से टेबल में से देख के यहाँ रखेंगे, तो रिजल्ट अपना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद R1 क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/3 इंटू 2/3 साइन एक्स, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, एक न्यूमेरिकल ये डाल रखा था, बहुत ईजी सा है। देखिए जो ऑप्टिक्स है इसमें सबसे इजी न्यूमेरिकल ही होते हैं। आर्टिकल में तो रे डायग्राम वगैरह में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल में कहाँ हो गई, कहीं पे भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ वो थोड़ा सा उसमें लॉजिक यूज हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन जो भेजा था किसी स्टूडेंट ने, किसी ने नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स ने भेजा अगला न्यूमेरिकल, ये तो शायद एक एक दो स्टूडेंट के ही प्रॉब्लम थी, बाकी सभी ने कर भी रखे थे। लेकिन जो आगे की प्रॉब्लम है वो अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा बच्चों ने मेरे पास सेंड किया है, और वो है ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 800 पाई centimeter cube of water. A cylindrical glass piece of diameter 8 centimeter and height 8 centimeter is placed in vessel. If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by the paraxial rays, locate its image. The index of refraction of glass is 1.5 and water is 1.33. Refractive index of glass is 1.5 and refractive index of water is 1.33. ठीक है, वॉल्यूम किसका गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम है उसको मैं VW लिख रहा हूँ। चलिए तो क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट कंटेन्स वाटर इज इक्वल टू 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है हाइट ऑफ ग्लास स्लैब HG इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and diameter of glass slab is also given, that is also 8 centimeter. Also given diameter of water vessel, ना, जिस वेसल में वाटर है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इनका यूज करके। तो कुछ इस तरह से ये कहने लग रहा है
कि अपने पास ऐसे बीच में इसके बिल्कुल सेंटर में एक ग्लास स्लैब रखी है। क्या रखी है? ग्लास स्लैब ऐसे, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये अपने पास गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर जो है वो भी अपने पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर ये भी अपने पास गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इस सारे में क्या भरा हुआ है? वाटर। इस सारे में क्या भरा हुआ है? वाटर। निकालना क्या है? निकालना है एंड हाइट इतना सेंटीमीटर इन प्लेस्ड इफ बॉटम इतना। ये कह रहा है कि कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें रियल और अपॉइंट डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो रहेगी आपकी रियल डेप्थ है ना, रियल क्या रहेगी ये, तो इसको x मानते हैं। अपॉइंट डेप्थ मान लेते हैं, ये कुछ इतनी मिलेगी ना, ये कुछ इतनी मिलेगी, इसको y मान लेते हैं, है ना। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पता हो तो बहुत ईजी सा बन जाएगा। क्वेश्चन तो मतलब ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन लॉजिक है यहाँ पे लॉजिक है। भाई मेरे पास x की वैल्यू नहीं है, मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। अगर x की वैल्यू निकाल दें तो y आ जाएगा। अगर x की वैल्यू निकाल दें तो y आ जाएगा। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा? देखिए आपके पास जो अपॉइंट शिफ्ट है और एक वर्ड आया था आपका रियल एंड अपॉइंट डेप्थ से रिलेटेड नॉर्मल शिफ्ट, और उसमें फाइनली हमने जो रिजल्ट है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब की फॉर्म में हमने निकाला था। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब की फॉर्म में हमने निकाला था। तो जो शिफ्ट है उसके लिए फॉर्मूला शायद क्या आया था? t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ऐसा आया था ना, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ऐसा यहाँ यही आया था शायद नहीं 100% यही आया था। ये थी आपकी शिफ्ट। इसको कोई भी नाम दे देते हैं, चलिए d नाम दे देते हैं, ठीक है, अपॉइंट शिफ्ट। तो अपने पास तो यहाँ पे ऐसी दो वैल्यू हैं, तो ये d1 है तो दूसरा d2 है, वो भी आपका आएगा, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और टोटल क्या होगा? टोटल शिफ्ट इज d1 प्लस d2। तो अब इनके लिए मेरे को क्या चाहिए? मान लेते हैं d1 वाले में t1 है और इसमें t2 है, अलग अलग वैल्यू मैंने इसमें ले ली। इसमें μ1 है तो इसमें μ2 है। तो ये अब मेरे को चाहिए t1 और t2 की वैल्यू। अगर ये मैंने निकाल दी, व्हाट इज t1 एंड व्हाट इज t2, मैं मान लेता हूँ कि t1 तो ये है आपका, ये हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट वाटर लेवल की, और इसकी हाइट मेरे को पता है। इट मीन्स t2 तो मेरे को पता है, t2 तो मेरे को पता है। किसी न किसी तरह से t1 निकाल दीजिए, यानी ये निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड यूज होगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंड यूज होगा। तो सबसे पहले अपने पास गिवन है वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जो वाटर का वॉल्यूम गिवन है और उसके अंदर जो रखा है वो ग्लास स्लैब है, तो जो ग्लास स्लैब की हाइट है अकेला वो पता होने से मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि वाटर लेवल कितना ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे एक बुकेट ऑफ वाटर है और उसमें मैंने डालने के लिए आपको डाई दे दी, यानी ईंट दे दी, ईंट, ठीक है। तो ईंट को एक बच्चे ने तो रख दिया ऐसे, तो हाइट मेरे को पता था, ठीक है। अब वो कितना वाटर लेवल अप चला जाएगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी लेंथ भी है, हाइट भी है, ब्रेड्थ भी कुछ होगी, यानी बहुत मुश्किल हो गया थोड़ा सा। चलिए दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसी ईंट को ऐसे रख दिया, उसी डाई को कैसे रख दिया, ऐसे। तो ऐसे में ये पता है, तो इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं पता वाटर लेवल कितना अप जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज़ है, अगर इस जो ईंट थी उसका वॉल्यूम पता चल जाए तो फिर चाहे उसको ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, चाहे कैसे भी रख दो, अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो कैसे भी रख दो, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि वाटर लेवल कितना अप चला जाएगा।
है ना, उसके कारण कितना वाटर और ऊपर उठ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, जो अपने पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो ग्लास पीस है ना, ये अंदर जो रखी है स्लैब जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इसकी किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, दोनों है, हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए। तो एक चीज़ तो मिल गई मेरे को, वॉल्यूम। मैं इसका वॉल्यूम निकाल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल टू ना, वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता होगा ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वेयर एच। और विच इज इक्वल टू, पाई को एज इट इज रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो पाई से पाई कहीं ना कहीं हम कैंसिल हो जाए, क्या पता, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं रख रहे, कैलकुलेशन को नहीं बढ़ा रहे हैं। आर स्क्वेयर, यहाँ पे तो डायामीटर गिवन है, तो क्या हो जाएगा 4 का हाफ, यानी इंटू 4 स्क्वेयर और इंटू हाइट कितनी है 8, तो ये आ गया 16 इंटू 8, पाई इंटू 16 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई, वॉल्यूम ऑफ अपना ग्लास वेसल आ गया। जो ग्लास स्लैब है किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया है। नाउ फॉर फाइंड द टोटल हाइट, सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या मान रखी है x, तो मैं फॉर्मूला लगाऊं, वॉल्यूम इज इक्वल टू VT कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही होगा ना, पाई आर स्क्वेयर एच। एच की जगह पे क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स की जगह पे क्या ले रहा हूँ, एक्स। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे जो VT है, दैट इज बोथ द वॉल्यूम्स, दो वॉल्यूम आ लिए। VT इज इक्वल टू VG प्लस VC या VM, वाटर कर देता हूँ डायरेक्ट, VW, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एक्स। नाउ सोल्व दिस फॉर एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये ऐड होगा भैया, सम होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में पाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज 6 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, अपने पास रियल डेप्थ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रियल डेप्थ आ जाएगी। एक्स की वैल्यू तो आ गई, क्या आ गई, एक्स की वैल्यू तो आ गई। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद देखिए, आप अब सभी को पता है कि क्वेश्चन तो सोल्व है, तरीका आपका करने का यही रहेगा। सोल्व करने के बाद आप देख लेना, इसका जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि 25.78 आएगा, 25.78 सेंटीमीटर ये आएगा। ये कंप्लीट मिल गई मेरे को, ये कंप्लीट मेरे को मिल गई, ये मेरे को पता है। क्या ये नहीं पता चल जाएगी मेरे को, ये मेरे को नहीं पता चल जाएगी, चल तो गई है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइट ऑफ वाटर अबोव द, इसको x1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x1, हाइट ऑफ वाटर अबोव द ग्लास वेसल इज इक्वल टू x1, और विच इज इक्वल टू, टोटल में से 8 घटा दो, 25.78 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, 13 या 17, 25, 8, 7, 17.78, हाँ यही आएगा, 17.78 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे पास जो दो वैल्यूज़ आनी थी T1 और T2 वो दोनों हैं, वो दोनों मेरे पास हैं, और μ1 μ2 ये दोनों भी मेरे पास हैं। नाउ प्लेस द वैल्यूज एंड फाइंड द रिजल्ट। तो T1 की वैल्यू
अपने पास वाटर लेवल की वैल्यू आ गई है 17.78 और इसकी दूसरे की जो वैल्यू है T2 की वैल्यू वो आ गई अपने पास 8। इस फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करके इसमें रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, वाटर के कारण शिफ्ट कितना होगा, फिर गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण शिफ्ट कितना होगा, ये दोनों आप यहाँ से निकाल के उनको ऐड कर दोगे। एक क्वेश्चन और था, तो एक क्वेश्चन और था अनसोल्व्ड का, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन करना है, बहुत ईजी है। जिसकी भी प्रॉब्लम थी एक बार फिर ट्राई करे, अगर नहीं आए तो फिर दोबारा मेरे से एक बार पूछ ले। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 1.8 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वाइल इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ मच द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड अपीयर्स टू रेज्ड इफ डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 0.25 मीटर। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपको करना है। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि ये ऑप्टिकल फाइबर वाला फंडा थोड़ा सा कम समझ में आया है। मैं आपको बिल्कुल इजी सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक लेज़र लाइट है यहाँ पे, ठीक है, उसकी रेंज है थोड़ी, मतलब 1 किलोमीटर तक आपको दिख जाएगी वो लाइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको मैं 5 किलोमीटर दूर और एज इट इज़ स्क्रीन पे ऑब्टेन करूँ। एज इट इज़ यानी मैं यहाँ पे लेज़र लाइट लेके खड़ा हो जाऊँ और आप 5 किलोमीटर दूर उसको स्क्रीन पे एज इट इज़ देखें। तो इस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या रहेगा कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपके 3 कवरिंग होती हैं। सबसे पहले होती है कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1.5 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.52। उसके बाद होती है क्लैडिंग, तो जिस मटेरियल की कोर बनी है उसी की क्लैडिंग होती है, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस दैन 1.5 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.48 और 49। क्लियर? ये बात समझ में आई। अब जो लेज़र लाइट है उसके सामने ऑप्टिकल फाइबर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जैसे वो लाइट रे उस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करे तो उसका एक बार रिफ्रैक्शन होगा, रेयर टू डेंसर, क्योंकि बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और 51 के आसपास। रेयर टू डेंसर गई बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल होने के बाद वो लाइट और अंदर जा रही है, किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में। अब वो उसका जो फेस है वो किस तरफ होगा भाई, कहीं ना कहीं जरूर टकराएगी, वो उस वेसल के एज के ऊपर टकरानी है या नहीं टकरानी है, डेफिनेटली टकराएगी। तो जहाँ पे वो टकराए उस पॉइंट पे अगर देखें तो वो जा रही है कोर से क्लैडिंग में, किस में जा रही है, कोर से क्लैडिंग में, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम। तो TIR की एक कंडीशन होगी है, डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, रे डेंसर टू रेयर चल पड़ी। अब जो लेजर लाइट है या ऑप्टिकल फाइबर है उसको जो फर्स्ट टाइम एडजस्ट करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि अब जो लाइट है एक बार रिफ्लेक्शन के बाद जो उससे के ऊपर जाके इंसिडेंट होगी वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, उससे बड़ा हो जाए। अगर शुरुआत में हमने ये एडजस्टमेंट कर दी तो उसके बाद फाइबर को कैसे भी बेंड करते रहो वो रे उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना से आपकी सफ़र करती रहेगी और लाइट आके प्रोपगेट करती रहेगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसमें रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। अगर 100% होती तो आप कितने ही किलोमीटर दूर जाके, यानी लॉस तो हो ही नहीं रहे, कितने किलोमीटर दूर जाके उसको एग्जैक्ट अचीव कर सकते हैं। ये होती है ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेलीकम्युनिकेशन में होते हैं जो कि इसी तरह से ट्रांसमिट किए जाते हैं। ये था ऑप्टिकल फाइबर। और शायद एक क्वेश्चन और आया था किसी बच्चे का, हाँ एक बच्चे का ये और आया था कि सर जो आज टॉपिक करवाया, आज जो वीडियो करवाया है
इसमें जो आपने एप्लीकेशंस करवाई हैं वो थोड़ी सी कम समझ में आई। तो इसमें एक करवाई थी मिराज, एक क्या करवाई थी, मिराज। तो टोटल शायद 4 एप्लीकेशन आपकी करवाई होंगी मैंने, जिनमें सबसे पहला होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड है उसकी जो शेप है ना, वो उसकी एजेस की कटिंग इस तरह से की जाती है, अगर कोई भी लाइट रे इसके अंदर एंटर करे तो वो एक बार रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो किसी सरफेस पे टकराए, वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है दैट इज़ 2.42, ठीक है, जो कि जो भी हमारे पास नॉन मटेरियल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। तो सबसे स्लो स्पीड लाइट की किस में होती है, डायमंड में होती है। तो अगर लाइट रे इसके अंदर एंटर करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी तो हमें क्रिटिकल एंगल का पता भी चल जाएगा। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो हमने क्या किया, कटिंग इस तरह से कर दी कि इसके ऊपर एक बार लाइट है जैसे हमने एंटर करवाई, एंटर करने के बाद वो रिफ्रैक्ट होगी तो डायमंड के किसी न किसी और एज के ऊपर जाके टकराए। जब वो टकराए तो उस एज के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल भी इसका अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होता है, नहीं सॉरी 42 नहीं 24 होना चाहिए, हाँ ठीक है, 24.4 के आसपास इसका होना चाहिए, हाँ इतना ही होता है 24.4 डिग्री। तो उस हिसाब से इसकी कटिंग कर दी जाती है। तो क्या होता है, लाइट एक बार एंटर कर गई तो बार बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। अगर गलती से कोई आदमी उसकी इमर्जिंग सरफेस के सामने आ गया, यानी लाइट इमर्ज भी तो हो गया, ऐसा नहीं है कि सारी लाइट उसके अंदर हो जाएगी, लेकिन अगर हमने लाइट रेज अगर मान लो 1000 एंटर करवाई है तो 1000 में से 2 या 3 ही बाहर निकलते हैं, बाकी सारी उसके अंदर कलेक्ट हो जाती हैं, बाकी सारी रेज उसके अंदर ही कलेक्ट हो जाती हैं, उसके अंदर ही इधर उधर टक्कर मारती रहती है ना। और अगर उसके सामने आप खड़े होकर देखोगे तो डायमंड क्या होगा, आपको कभी इसका वो कॉर्नर ज़्यादा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो। और इसी को क्या बोलते हैं, स्पार्कलिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्पार्कलिंग। कि हम आराम से खड़े हैं, हम अपने आप को हिला भी नहीं रहे, लेकिन डायमंड रखा है, फिर भी उसकी कभी वो एज ज़्यादा चमकती, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, ऐसे नज़र आता है। और इसी को क्या बोलते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है मिराज। तो मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसे ट्री है वो जो आपका वाटर स्विम करता हुआ हमें नज़र आ रहा था, कहाँ पे, हॉट डेजर्ट डे में किसी भी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, या मैंने रोड का एक एग्जांपल दिया था, इस तरह से शेप जहाँ पे बने, या सिंपल स्मूथ हो तो भी आपका वो हो जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे हमें ऐसा लगता है दूर से जैसे पानी बह के चलने लग रहा हो। तो उसके अगर एज के ऊपर आपको अगर कोई ट्री वगैरह है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें उस वाटर के अंदर नज़र आती है। वो किसकी वजह से आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ट्री का जो टॉप है वो होता है डेंसर मीडियम, और जो सरफेस है वो होता है रेयर। तो लाइट रेज ऊपर वाले सरफेस के टकराती हैं और नीचे की तरफ आती हैं, तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, डेंसर टू रेयर, और सफ़र्स मैनी टाइम फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैनी टाइम रिफ्रैक्शन से सफ़र करती हैं और लगातार कहाँ जाती रहती है, डेंसर टू रेयर। एंड ए टाइम कम्स एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद सम लेयर और सम इंटरफेस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट मीन्स इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बट एट द आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक इन द सेम मीडियम द रे अगेन अंडरगोज मैनी टाइम रिफ्रैक्शन। फिर दोबारा बहुत बार उसका रिफ्रैक्शन होता है, बट अब की बार क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। पहले हो रहा था डेंसर टू रेयर, अब हो रहा है रेयर टू डेंसर। एंड इफ यू प्रोसीड बैक द रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे लास्ट पॉइंट पे पहुंच गई, उसको वापस से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमें वो ट्री की इन्वर्टेड इमेज वहाँ पे नज़र आती है जहाँ पे 2 रेज एटलीस्ट आपकी इंटरसेक्ट करें, तो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट इन्वर्टेड इमेज हमें वहाँ पे दिखा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो फिनोमिना था, टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। जो टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है, इनकी शेप फिक्स होती है, इसमें 2 एंगल 45 के और 1 एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद इसको रखने के 3 तरीके होते हैं।
तीनों तरीके जो होते हैं तीनों को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3 जो तरीके होते हैं वो तीनों तरीके मैं आपका बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ और उन्हीं तरीके के हिसाब से उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो पहला जो तरीका होता है वो है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। दूसरा जो तरीका होता है भाई आप खुद भी देख सकते हो, इसको रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, तो अलग अलग पर्पज़ देखिए, यहाँ से लाइट इधर जाएगी, इधर जाएगी और बाहर निकल जाएगी नीचे। तो किसी भी लाइट को 90 डिग्री पे बेंड करने के लिए इसका यूज़ कर देंगे, इस पोजीशन का यूज़ कर देंगे। उसके बाद लाइट इधर गई एज इट इज़, एक बार इधर, फिर इधर, इधर और फिर आपकी ऐसे इसके बिल्कुल सामने इसकी इमेज बन जाएगी और वो क्या बन जाएगी, इन्वर्टेड। यानी जो काम मिरर करता है वही काम इसने कर दिया, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही इमेज बनाएगा और मिरर में अगर एंगल बन गया तो एक से ज़्यादा इमेज बना देगा। ये एक इमेज बनाएगा, सेम साइज़ की बनाएगा और इंटेंसिटी है इमेज की वो भी अप्रोक्सीमेटली जो आपके ऑब्जेक्ट की है वही होगी, ठीक है। तो इस शेप को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बिना प्लेन मिरर का यूज़ किए। उसके बाद ये शेप है, ये शेप है तो इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाओगे तो वो क्या होगा, अगर इस शेप को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, इस शेप को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जो शेप है उसको उल्टा यूज़ कर देता हूँ, इसको यूज़ करेंगे तो गड़बड़ होगी क्योंकि आपस में लाइट इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो सही तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन इससे रिज़ल्ट मिल जाएगा, इससे रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा ऐसे। तो देखिए ये लाइन जो ऊपर वाली है घूम के नीचे चली गई, तो ये ए था, ये बी था, तो ये क्या बन गया बी और ये क्या बन गया ए। तो उसी साइड में, एक ही साइड में अगर इन्वर्टेड इमेज बनानी हो 180 डिग्री से रोटेट करके तो आपको वो इमेज इससे मिल जाएगी। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, अभी मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ TIR। शायद यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने पूछा था, यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो अच्छा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए उस क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन सोल्व भी कर रखे हैं आपकी बुक में और अनसोल्व भी हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएंगे। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या यूज़ कर रखा है इसने। देखिए ये कह रहा है कि मेरे पास एक कोई टब ऑफ लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, उसमें यहाँ पे मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया इसकी बॉटम में, तो इससे लाइट रेज निकलेंगी, इससे ऐसे ऐसे क्या निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी। अब मैंने जो लाइट रेज है वो यहीं तक क्यों बनाई, क्योंकि रे चल रही है डेंसर टू रेरर मीडियम। रे कहाँ चल रही है, डेंसर टू रेरर मीडियम। इट मीन्स ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू IC हो गया, तो लाइट यहाँ पे ग्रेजिंग हो जाती है। ग्रेजिंग का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर। तो ये भी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा कम समझ में आया, कैसे, देखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम देन एट some angle of incidence, at some angle of incidence the angle of refraction is 90 degree. That angle of incidence is known as critical angle, or that value of angle of incidence in denser medium corresponding to which angle of refraction is 90 degree is known as angle of क्रिटिकल एंगल, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। यानी डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यानी ये वो स्टेज है, अगर
इससे एंगल कम हो गया तो लाइट इजीली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आपको ऊपर नजर आएगी, यानी इस इंटरफेस के ऊपर नजर आएगी। अगर इससे 1 डिग्री या 1 पॉइंट भी और बढ़ गया तो रे नीचे नजर आएगी, इंटरफेस के नीचे और ऊपर। तो क्रिटिकल स्टेज बन गई, इससे कम करते ही इंटरफेस के ऊपर और इससे ज़्यादा करते इंटरफेस के नीचे। क्लियर। और यहाँ पे कई क्वेश्चंस में मैंने दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 70 डिग्री है, कोरस्पोंडिंग टू विच द रे इज ग्रेजिंग ना, लाइट के रे क्या हो जाती है, ग्रेज। ग्रेज का मतलब क्या होता है, इंटरफेस के साथ साथ चल पड़ती है, इंटरफेस के साथ साथ चल पड़ती है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, तो वो जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल दे रखा था, वो केवल आपको थोड़ा सा आपके माइंड है उसको देखना चाहता है कि सही तरीके से यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था, इस वेसल के अंदर या इस अटेंसिल में मैंने कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड ले लिया और उसके नीचे कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी टिमटिमाता हुआ ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। उससे जो लाइट रेज आएंगी वो इस तरह से जाएंगी, तो वो मेरे को कहाँ तक दिखेगा, तो वो मेरे को लास्ट जो पॉइंट है इधर P और इधर Q, यहाँ तक मेरे को दिखेगा। तो ये अगर मेरे को पता हो, सपोज ज़्यादातर इसको R लेते हैं क्योंकि सिलेंडर बन गया तो इसका ये रेडियस हो जाएगा, सॉरी कोन बन गया तो इसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर। ये मेरे को इनमें से एक चीज़ और पता चल जाए तो मैं ये आपकी क्या बना लूँगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल क्या हो गया और ये एंगल दोनों बराबर, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल, ये क्या हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। तो अगर मेरे पास इसका क्या पता है मेरे को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, है ना फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है। अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्रिटिकल एंगल मैं निकाल सकता हूँ। अगर ये एंगल मेरे पास आ गया तो ये साइड निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, या ये वैल्यू निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकाल दूंगा, sin I निकाल दूंगा। आगे एक साइड और अगर आ जाए, 2 साइड अगर मेरे पास हो जाए इसकी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो फिर मैं ये जो हाइट है ये निकाल सकता हूँ। अब वो क्या करता है कि यहाँ पे एक ओपेक डिस्क रखी हुई है जिसका रेडियस इतना है ना, ध्यान से देखना कि ओपेक डिस्क यानी जिसमें से दिख नहीं सकता। तो लाइट रेज केवल कब दिखेंगी, जब इसके इधर इधर आती रहेंगी। तो ये डिस्क नीचे, ये तो हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पे बन गया क्रिटिकल एंगल, लेकिन एक्चुअल में कहाँ बना ये नहीं पता, क्या पता यहाँ बना हो, क्या पता यहाँ बन रहा हो, क्या पता और यहाँ पे बने क्रिटिकल एंगल। ये तो हमारा अजम्पशन है कि यहाँ पे शायद बन गया, ठीक है। अब ये डिस्क क्या होगा, वो कहेगा कि नीचे यहाँ पे एक टैप लगा दी, पानी इसमें से नीचे जाता जाएगा, तो डिस्क का साइज तो नहीं घटेगा ना, डिस्क का साइज नहीं घटेगा, लेकिन ये जो रेज है ये यहाँ पे क्या होती आ रही, कन्वर्ज, नज़दीक होती आ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिस्क इसको कवर करेगी, यानी एक स्टेज ऐसी आएगी कि डिस्क और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे तो हमने कंसीडर किया था, क्या पता ये यहाँ पे हो, यानी आपकी रे यहाँ जाए तब इधर जाए, तो डिस्क छोटी और ये एरिया ज़्यादा, तो हमें दिखता रहेगा, ऑब्जेक्ट दिखता रहेगा। जैसे ये डिस्क नीचे आती जाएगी तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये इसमें सेट हो जाएगी डिस्क, तो अब दिखना बंद हो जाएगा। तो ये वो मैक्सिमम हाइट रहेगी जहाँ तक ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। बस यही काम करना होता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, क्या रहेगा, ठीक है। बस केवल और केवल sin IC के 2 फॉर्मूला दोनों आप यूज कर देना, एक तो sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू, और एक आपका म्यू sin IC इज इक्वल टू 1/μ, या म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, दोनों को आपस में कंपेयर कर देना, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ऐसे कम से कम 3 न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखे हैं, ट्राई आपने की थी, एक बार और ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो रहेगा लेंसेज, ठीक है, जो आपका पहले भी पढ़ा हुआ है, ज़्यादातर नहीं, अप्रोक्सीमेटली नहीं, 100% सभी का पढ़ा हुआ, 10th क्लास में लेंसेज आपके पढ़े हुए हैं, तो वही दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कर्व्ड सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपना कंप्लीट कर ले वर्क। आज मैं ज़्यादा टास्क वगैरह भी नहीं दे रहा। जिनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ अटकी हुई हैं, कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, वो अपने कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करें। कल भी काफ़ी बच्चों के मेरे पास नहीं आए, अप्रोक्सीमेटली 15 स्टूडेंट्स के दोनों सेक्शन को मिला के मेरे पास टास्क नहीं आई है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज सभी करके मेरे पास सेंड कर दे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर लें। देखिए, अगर आप सोचिए, अगर आप कल कर चुके होते और आप कोई प्रॉब्लम भेजते तो आज के वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता। और अगर आप लेट हो रहे हो और कोई पीछे का न्यूमेरिकल नहीं आया तो सोचो, आप अगर मेरे पास भेजोगे तो क्या मैं वीडियो में डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता भाई। एक बच्चे के लिए मैं ऐसे थोड़े ना करूँगा कि सभी रेस्ट करो, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, मैं एक बच्चे के लिए वीडियो कैसे बना सकता हूँ? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए टास्क को टाइम पे करें। आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं स्पेशल प्रॉब्लम का बना दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप लेट हो गए फिर आप क्वेश्चन भेजोगे फिर कहोगे सर ये करवा दो। फिर ऊपर से शिकायत हो जाती है नरेंद्र सर के पास कि सर सर के पास क्वेश्चन भेजा था, कोई रिप्लाई नहीं है। क्या रिप्लाई करूं? मैं क्वेश्चन करवा चुका, आपकी प्रॉब्लम्स मैं ले चुका। अब आप लेट चल रहे हो तो आपकी वजह से ऐसा थोड़ी ना मैं पूरी क्लास के बच्चों को कहूँगा तुम रेस्ट करो, मैं उसकी प्रॉब्लम करवा दूंगा। ऐसे नहीं होगा। बस ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकता हूँ, मैं उसका हिंट दे सकता हूँ। या बच्चा ज़्यादा ये करेगा, नहीं मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं तो जैसे आपकी बुक में सोल्व कर रखा है ऐसे ही मैं भी नोटबुक में सोल्व करके भेज दूंगा। बुक में 2-4 स्टेप कम होंगे, मैं 2-4 स्टेप और ज़्यादा लिख दूंगा। बस इतना ही हो सकता है। इट मीन्स अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से क्लियर करना है, वीडियो में डलवानी है, तो टास्क उसी टाइम पे करें जो टाइम में देता हूँ। अगर लेट करोगे तो मैं वीडियो नहीं बना सकता आपकी टास्क का, आपकी प्रॉब्लम्स का वीडियो नहीं बना सकता। तो ये बिल्कुल आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। चाहे तुम शिकायत करो चाहे कुछ भी करो, ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि एक बच्चे के लिए मैं बाकी सारी क्लास को रेस्ट में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जिनकी टास्क नहीं हुई है कंप्लीट करें। ये ज़रूरी है, कभी ये मत सोचना कि नहीं आएगा वो तो बताएंगे नहीं तो फिर करने का क्या फ़ायदा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आएंगे सारे, क्योंकि जो मेन कॉमन प्रॉब्लम थी सभी को जो आ रही थी वो मैंने करवा दी। यही आपको भी आनी थी, ये आपको अब आएगी नहीं, तो बाकी वो बहुत ईजी हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस करना। कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा ही बच्चों की सेम प्रॉब्लम रहेगी तो वीडियो में टॉपिक प्लस एक न्यूमेरिकल डाल देंगे, 1 या 2 न्यूमेरिकल डाल देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।